कायम करना चाहते हैं, जो कि नॉर्थ अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक हो, यानी बहरुल काहिल से लेकर बहरे ओकेयानूस तक हो। और वो कहते हैं, मैं या आप नहीं, ये अमेरिकन जर्नल कहते हैं 50 years after this happened, 50 साल बाद ये हो जाएगा। और वो कहते हैं their goal is to rule the rest of the world, उनका अज़म तो बाकी सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का है। नेक्स्ट पेज के ऊपर वो आपका ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, ये आपके बारे में वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर वो उनकी ब्रीफिंग है, और वो आपका ऑब्जेक्टिव जिनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं, वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या बयान कर रहे हैं, एस्टैब्लिश द हिस्टोरिकल खिलाफत, तारीखी खिलाफत को कायम करना चाहते हैं उनके दुश्मन। वो कहते हैं यानी कि आप मुसलमान तारीखी खिलाफत को कायम करना चाहते हैं, और वो कहते हैं शुड द वेस्ट फॉल्टर इन द फेस ऑफ दिस थ्रेट, द एक्सट्रीमिस्ट वुड लाइकली गार्नर द सपोर्ट ऑफ द इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड एंड एक्सपेंड द खिलाफत टू द हिस्टोरिकल बॉर्डर। वो कहते हैं इस सूरत हाल के अंदर यूरोप लड़खड़ा जाएगा, जो इंतहा पसंद है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिमायत इकट्ठी कर लेंगे खिलाफत के लिए, और वो खिलाफत को तारीखी सरहदों तक ले जाकर छोड़ेंगे। वो क्या लिखता है ऊपर, द खिलाफत कॉल्स फॉर एनरप्राइजिंग विद इन द इस्लामिक रिमेनिंग इस्लामिक स्टेट्स टू ज्वाइन द रिस्टोरेशन। खिलाफत जब कायम हो जाएगी वो बाकी सारी मुसलमान रियासतों को रिस्टोरेशन के लिए, वापस इंतजाम के लिए हुक्म देगी। और वो क्या कहते हैं, रिमेनिंग इस्लामिक स्टेट्स कोलैप्स फ्रॉम विद इन, बाकी सारी की सारी रियासतें उसके अंदर गिर जाएंगी। और ये नक्शा उनका बनाया हुआ है, ना आपका ना मेरा, कि जिसके अंदर 90% इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये रशिया के इलाके, ये यूरोप के इलाके, ये अफ्रीका, और ये द कैप ऑफ गुड होप तक, और यहाँ इंडोनेशिया तक, ये सारे इलाके उन्होंने खिलाफत के अंदर दिखाए हुए हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए वो जंग क्यों लड़ रहे हैं? वो कहते हैं दिस वुड रिक्वायर द डिफीट ऑफ US, इसके लिए उन्हें अमेरिका को शिकस्त देना होगी। यानी कि वो अपने वजूद की कीमत के ऊपर जो जंग लड़ रहे हैं वो तेल के लिए नहीं लड़ रहे, ये एक सानवी चीज है, माले गनीमत उनको मिलेगा, वो अमन के लिए, हमारे अमन के लिए, ग्लोबल पीस के लिए नहीं, पीस फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के अमन के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। और ये जंग वो लड़ रहे हैं हकीकतन इस्लाम के खिलाफ। क्यों? खिलाफत से वो क्यों खौफजदा है? देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये 1300 ईस्वी का दौर है, और एशिया कुचक के अंदर मुसलमानों की खुद मुख्तार सल्जोक रियासत बनती है, और ये गयूर जंगजू मुसलमान पेशकदमी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1451 मकदूनिया, वलाचिया और बल्गारिया, ये इलाके खिलाफत के अंदर शामिल हो चुके हैं, मुसलमान इलाकों को फतह कर चुके हैं। शहरों के शहर नहीं है, ये मुल्कों के मुल्क और रियासतों की रियासतें जो गिर रही हैं इनके आगे। और फिर क्या होता है कि लेनपोल अपनी किताब के अंदर लिखता है कि तारीख ये बताती है कि बहरी जहाज समुद्रों और पानियों के ऊपर चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के हुक्म पर यह मौजों का मौजा हुआ। ये एक ईसाई लिख रहा है कि मौजों का मौजा हुआ कि जब ये जंग लड़ी जा रही थी, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का ये अजीम शहर ये अपना दिफा कर रहा था, 45 दिन हो चुके थे वो अपना दिफा कर रहे थे, मुहासरा हुआ था, सुल्तान मोहम्मद अल फातेह फतह करने का अज़म लेकर खड़ा था। वो लेनपोल लिखता है कि फतह करने वालों का अज़म जिस कदर बुलंद था, दिफा करने वालों का हौसला भी उसी कदर बुलंद था, और ईसाई अपनी जिंदगी और मौत की कीमत के ऊपर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के अजीम शहर का दिफा करने पर तुले हुए थे। वो कहते हैं हमारे पास चारों तरफ मजबूत दीवारें थी, अगर कमजोरी थी तो इस आबनाए गोल्डन हान के अंदर हमारी दीवारें कमजोर थी, लेकिन इस आबनाए गोल्डन हान के अंदर दाखिल होने के लिए यहां से रास्ता था, और इस रास्ते के ऊपर मोटी लोहे की जंजीरें आबना के गेट के ऊपर डाली हुई थी पानियों के अंदर, जहां से कोई बहरी जहाज गुजर नहीं सकता था, और पूरा बहरी बेड़ा इस जगह पर दिफा के लिए लगा हुआ था, और कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन कहता है यहां वो तारीख का हैरत अंगेज वाकया हुआ। लेनपोल लिखता है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि मुसलमानों के हुक्मरान के हुक्म के ऊपर मुसलमानों के बहरी बेड़ों ने समुद्र के पानियों को छोड़ा, और 5 किलोमीटर पथरीली जमीन पर यह बहरी बेड़ा दौड़ता हुआ अपना गोल्डन हां के अंदर आकर उतर गया, और हजारों बैल इस बहरी बेड़े को खींच रहे थे। रातों रात यह बहरी बेड़ा यहां पहुंचा, और अगली सुबह धावा बोल दिया, और नतीजा क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का यह अजीम शहर मुसलमानों के आगे हथियार डाल गया। जाने देने से ही जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है, नहीं डरते जाने देने से ही जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है। मैदान सजाए जाते हैं, मीनार सरों के बनते हैं, मैदान सजाए जाते हैं, मीनार सरों के बनते हैं, जब कौमें अपनी बका के लिए बंदूक उठाया करती है, जब कौमें अपनी बका के लिए बंदूक उठाया करती है।
है, नहीं डरते जाने देने से ये जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है। कश्मीर फलस्तीन के कातिल तेरे घर में भी आ सकते हैं, कश्मीर फलस्तीन के कातिल तेरे घर में भी आ सकते हैं, जब सैल बला आए हद उद टूट ही जाया करती है, जब सैल बला आए हद उद टूट ही जाया करती है, नहीं डरते जाने देने से ये जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है। बड़ बद्र हुनैन के किस्से ऐ शुहदा की माँ और बहनों, बड़ बद्र हुनैन के किस्से ऐ शुहदा की माँ और बहनों, कंसासी माएँ बेटों को कट मरना सिखाया करती है, कंसासी माएँ बेटों को कट मरना सिखाया करती है। नक्कार जिहाद का गूंज उठा अब निकलो फिर मत पछताना, नक्कार जिहाद का गूंज उठा अब निकलो फिर मत पछताना, ये घड़ियां बड़ी सआदत की कब लौट के। और उसके बाद मुसलमान पेशकदमी करते हैं। ये 1481 का दौर है। सर्बिया, ग्रीक, बोस्निया, क्रीमिया, अल्बानिया, एप्रस और ट्रेंटो ये इलाके खिलाफत के अंदर शामिल हो चुके होते हैं। उसके बाद फिर आगे पेशकदमी जारी रहती है। ये 1520 का दौर है। हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो, अब्खाज़िया, जॉर्जिया, मिस्र, उर्दन, लबनान, फलस्तीन, यमन वगैरह ये तमाम इलाके खलीफा के झंडे के नीचे जमा हो चुके हैं। उसके बाद वक्त आगे गुजरता है। ये 1566 का दौर आता है। बलग्राद, रहूर्स ये इलाके मुसलमान फतह कर चुके हैं और हंगरी का मुहासरा हो चुका होता है। और इसके बारे में यूरोप के मौरखीन लिखते हैं कि हमारे उस वक्त के तजिया निगार ये समझ रहे थे कि हमारा हशर शायद बर्रे सगीर जैसा होने वाला है, क्योंकि 1526 का साल है जिस साल ये हंगरी को घेर कर खड़े हैं, और 1526 वो साल है जब बर्रे सगीर के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने सिखों और हिंदुओं की छोटी बड़ी रियासतों को उखाड़कर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और यहां मुसलमान एम्पायर कायम हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि यहां दूसरी तरफ मुसलमान आगे पेशकदमी कर रहे थे। हंगरी जो हमारी मशरकी फसील था, हमारा मोर्चा था, हमारा दिफाई मोर्चा था, इस मोर्चे की तरफ मुसलमान बढ़ रहे थे। मुसलमान इटली और हस्पानिया की बंदरगाहों पर धावे तो बोल ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल यह थी कि हंगरी की तरफ पेशकदमी हो रही थी और बलाखिर मुहाक्स की लड़ाई के मौके के ऊपर उजाड़ कर रख दिया गया हंगरी, और मुसलमान इसके ऊपर काबिज हो चुके थे। उसके बाद मुसलमान आगे बढ़ते। इराक, ट्यूनिस, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, सोमालिया, ओमान, एरिट्रिया ये तमाम के तमाम इलाके खलीफा के झंडे के नीचे जमा हो चुके थे। और उसके बाद इसी वक्त के अंदर इस मेडिटेरियन सी के अंदर एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। ऐसा वाकया कि तारीख की हर बहरी जंग की किताब में इस वाकये की मुकम्मल तफसील मौजूद है। इस मौके प्रिवीजा की वार के नाम से यह जाना जाता है। और इस जंग के अंदर ईसाई ये फैसला कर चुके थे कि मुसलमानों के लश्कर को, बहरी बेड़े को खत्म करके रहेंगे। खैरुद्दीन बारबुरसा अपने मुजाहिदीन को लेकर रोम, बहिरा रोम के अंदर मौजूद था। और हेराल्डम लिखता है कि हमारे 7 मुल्कों की फौज जमा हुई, 300 बहरी जंगी जहाजों के ऊपर यह फौज ला दी गई। हमारे बेहतरीन नाट शाह सवार इन जहाजों के ऊपर थे और हमारी बेहतरीन फौज ये फैसला कर चुकी थी कि मुसलमानों का किस्सा ही तमाम कर दिया जाएगा। और वो कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि मेडिटेरियन सी के अंदर इनको घेर लेंगे। वो लिखता है कि बारबुरसा ने बहुत कोशिश की कि मैं इस मुहासरे से निकल जाऊं, लेकिन अल्लाह का फैसला होकर रहना होता है। और क्या हुआ कि ईसाई फौजों नगे के अंदर मुजाहिदीन आ गए और तुले आफ्ताब हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। इंसानों को कत्ल किया जा रहा था, किश्तियों को डुबोया जा रहा था, बहरी जहाजों को आग लगाई जा रही थी। कहता है सारा दिन ये जंग लगी रही, इस्लाम और ईसाइयत का फैसला होने को था। और कहता है इसी इस्लाम में रात की तारीकी छा गई और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए चंद यूरोपीय जहाज बचकर निकलने में कामयाब हो गए। बहुत से जहाजों को आग लगा दी गई थी और बाकी जहाजों के ऊपर खैरुद्दीन बारबुरसा के मुजाहिदीन कब्जा कर चुके थे और 250 साल के लिए यूरोप की बहरी कुव्वत की कमर तोड़ के रख दी गई थी। फिर 1683 का दौर आता है। ये इटली, हस्पानिया, कब्रस, मिस्र, दागिस्तान, लुरिस्तान, सल्वानिया, क्लिंतान, क्रेट, पोडोलिया, यूक्रेन और उसके बाद कतर और सऊदी अरेबिया ये तमाम के तमाम इलाके खलीफा के झंडे के नीचे जमा हो चुके हैं। 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई ये रियासत, जहां एक खलीफा का हुक्म चलता था। एक तरफ यूरोप, एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ एशिया, इन तमाम इलाकों के ऊपर खलीफा का हुक्म चलता था। मुसलमानों की एक ताकतवर रियासत मौजूद थी। और इस वक्त के बारे में हेराल्डम ने अपनी किताब में लिखा है कि मुसलमानों से लड़ना अल्लाह की कुव्वत से लड़ने से मुतरादिफ था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों का ये अजाब हम पर हमारे गुनाहों की पादाश में मुसल्लत किया। इसी दौर के बारे में देखिए, इस वक्त जो मेरे ख्याल में जंग के ऊपर सबसे मशहूर किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत ज्यादा मुतनाज़ा किताब है, यूरोप में लिखी गई और मेरे ख्याल में पिछली दहाई में सबसे ज्यादा ये किताब यूरोप के अंदर फरोख्त हुई है। उसके अंदर राइटर लिखता है इस्लाम वो वाहिद तहजीब है जिसने यूरोप के वजूद को 2 मरतबा खतरे में डाल दिया। पहली मरतबा जब तारिक बिन ज़ियाद हमारे साहिलों के ऊपर उतरा और दूसरी मरतबा जब ये मुसलमान पेशकदमी करते हुए वियना को घेर चुके थे। उस वक्त हम समझे शायद हमारा किस्सा पाक होने को है और वो
इस्लाम और ईसाइयत को मद्दे मुकाबल समझते हैं। देखिए क्लिंटन इंतजामिया का सीनियर तरीन रुकन, उसने बाकायदा ऐलान किया और अपनी स्पीच के अंदर उसने कहा इस्लाम और ईसाइयत ग्लोबल रकीब हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर राइटर लिखता है कम्युनिज्म के इन्हदाम ने मगरिब और इस्लाम के मुश्तरका दुश्मन को तो खत्म कर दिया, लेकिन दोनों को एक दूसरे के लिए बड़ा खतरा बनाकर छोड़ दिया। यानी कि कम्युनिज्म से मुराद है रूस टूट गया और नतीजा क्या हुआ, मगरिब और इस्लाम का मुश्तरका दुश्मन खत्म हो गया। लेकिन वो कहता है कि इस रूस के टूटने ने दोनों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ला के खड़ा कर दिया। वो आपको अपना मद्दे मुकाबल समझते हैं। जमीन के ऊपर अगर उनका टकराव है कि